वेलकम बैक बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक? सेकेंड ईयर वालों खैर खैरियत से हो? अपना ख्याल रख रहे हो? अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हो? अपने जो करीब के लोग हैं आप उनका ख्याल रखें। मुआशरे का ख्याल खुद ही हो जाता है अगर आप एहसास कायम रखें अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ, तो हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी कि मुआशरा ख़राब है। जब हर बंदा इसी चीज़ पे काम कर रहा होगा, हर बंदा इसी चीज़ पे काम कर रहा होगा कि अपने करीबी जो ताल्लुक़ वाले हैं जिनके साथ उसका वास्ता रहता है उनके साथ एक बेहतर रवैया रखे तो ओवरऑल मुआशरा ठीक हो जाएगा। बाकी अल्लाह ताला खैर रखें और लगे रहें, पढ़ते भी रहें साथ साथ और गेम्स भी कभी कभी खेल लिया करें थोड़ी बहुत इजाज़त लेके। अच्छा जी बेटा, लास्ट टाइम हमने प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर स्टार्ट किया था। अल मशहूर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का बड़ा ख़ूबसूरत, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा हमसे डायरेक्टली रेलेवेंट और किसी हद तक इम्पोर्टेंट भी टॉपिक। ये टॉपिक एक बार लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। उसने कहा था कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर बताएं क्या है, इसके स्टेप्स बताएं और क्लोरीनेशन पे डिस्कस करें डिटेल से। क्या कहा था? ये जो मैं लिखने लगा हूँ ना, इसको उसने डिटेल से मांगा था। वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीनेशन। समझ आइए क्वेश्चन, समझ आइए क्या कहा है मैंने। उसने कहा था कि बताएं कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के स्टेप्स क्या हैं एंड डिस्कस इन डिटेल क्लोरीनेशन ऑफ वाटर या वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीनेशन। इससे पहले तक हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, आज हमने इस टॉपिक से शुरू करना था। तो अगर वो इस तरह का क्वेश्चन देता है ना पेपर में, तो आपने फिर पता क्या करना है, आप यूँ समझ लें अपने जहन में जो आइडिया आपने वो रखना है। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये देखें ना, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। बेसिकली ना इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। अब आप हार्ड वर्किंग और सख्त मेहनत और ये सारा कुछ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अब हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग का दौर है। आप स्मार्ट वर्किंग की तरफ आएँ। अब उसने आपसे 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है, तो उसने कहा है कि जी मुझे ये बताएं 4 नंबर इसमें स्टेप्स क्या हैं और प्योरीफिकेशन ऑफ क्लोरीनेशन बताएं, इसकी सॉरी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर बताएं। आपने क्या करना है, अब इसके अंदर हेडिंग्स कितनी हैं टोटल? 3 है ना। एक सबसे पहले क्या थी? एरेशन। दूसरी क्या थी? कोएगुलेशन। और तीसरी है क्लोरीनेशन। ऐसे ही लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। आप समझ लें कि अब उसने स्पेसिफाई किया है डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीनेशन को और उसने कहा स्टेप्स बताएं। तो आप यूँ समझ लें जहन में कि 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है और 2 नंबर इसके। बात समझ आइए। एरेशन बहुत डिटेल से, जितना इसने बुक में डिटेल से लिखा हुआ है इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप एरेशन को बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी वो बताएंगे। इसी तरह कोएगुलेशन का बताएंगे, कोएगुलेशन होती क्या है, क्यों की जाती है, क्या फ़ायदा है, ये बातें बताएंगे और उसके बाद इक्वेशन दे देंगे। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे क्लोरीनेशन ऑफ वाटर पे। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर को फिर आप डिटेल से बताएंगे। बात समझ आ रही? जिस चीज़ को उसने मार्क किया है, जिस चीज़ को उसने मेंशन करवाया, उसके ऊपर फोकस आप ज़्यादा रखेंगे। लेकिन उसने चूंकि पहले स्टेप्स का भी पूछा है, तो फिर आप 1 नंबर इसका बता दो, 1 नंबर इसका बता दो, 2 नंबर का ये डिफाइन करोगे। क्लियर होगी बेटा बात? आज क्लोरीनेशन ऑफ वाटर स्टार्ट करते हैं। चलें एक नज़र पहले देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में पढ़ा क्या था टोटल, यानी ये पहले वाले 2 स्टेप्स हैं, इनको भी एक नज़र देख लेते हैं दोबारा से। क्या बात हुई थी हमारी बात हुई थी जनाब कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर ज़रूरी है। हम जब भी
पानी को कहीं से हासिल करते हैं, चाहे वो हमने एग्रीकल्चर के लिए हासिल करना हो, चाहे हमने वो पीने के पानी के लिए हासिल करना हो। अब आप पूरा चैप्टर माशाल्लाह पढ़ चुके हैं और आप इस वक्त तक जान चुके हैं कि एग्रीकल्चर के पानी को आप टेक इट ईजी वाली बात नहीं कर सकते। नोटिस करें ज़रा बात, या आप ये नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर के लिए जो मर्ज़ी पानी लगा दें। क्या आप ये कर सकते हैं? पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद थोड़ा सा जहन में दोहराएं, क्या हमारे लिए ये मुमकिन है और हमारे फ़ायदेमंद है कि हम एग्रीकल्चर के लिए जो मर्ज़ी पानी इस्तेमाल कर लें बग़ैर देखे? नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो अभी बल्कि याद क्या हो, अभी भी रिसेंटली ये चल ही रहा है और बार बार हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कहीं ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि आपका ये जो डिपार्टमेंट है इसका पंजाब का फूड डिपार्टमेंट, ये जाके उस पर छापे मारता है और ये जाके उनको जो है ना, जो इनके क्या नाम है, एग्रीकल्चर में जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं गंदा, जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं नालों का, अक्सर लोग ऐसे कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, चूँकि पानी नीचे से निकालना वो ज़रा महंगा पड़ जाता है, ट्यूबवेल लगाना या पानी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना एक मसाइल है। ऑब्वियसली जो भी एक हमारे माशरे में मसले हैं लोगों के, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन फिर वो लोग क्या करते हैं कि इन मसलों से बचने के लिए ना कि जी उस पर ख़र्चा होगा, नीचे से पानी निकालना, ट्यूबवेल लगाना, बोरिंग करना, इस पर ख़र्चा होगा, या वैसे अपने पानी के लिए बारी का इंतज़ार करते रहना, वो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, समटाइम ये जो नालों का पानी है ये लगा देते हैं खेतों को। तो मुझे अब आप बताएं, क्या ये ठीक है? क्या ये बेहतर है यूँ नालों को पानी लगा देना? ये लोग वही लोग कर रहे हैं, वही किसान कर रहे हैं जिनको बेचारों को अकल नहीं है उस हवाले से, और चूँकि शऊर नहीं है, इल्म नहीं है ना, तो अब ये बड़ी ज़रूरी बात है कि जो फसलों को पानी लगाया जाता है वो पानी साफ़ पानी होना चाहिए। अगर आप नदियों का नदी तो चलें फिर भी काइंड ऑफ साफ़ उसमें आ जाती है, अगर आप नालों का पानी उठा के लगा देते हैं इनको, तो आपको पता है कि नालों के पानी में हर किस्म के कंटेमिनेंट शामिल है। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? कंटेमिनेंट। कंटेमिनेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसको वाटर को या किसी भी चीज़ को कंटेमिनेट कर रही थी। कंटेमिनेट का मतलब है ख़राब कर रही होती, पोल्यूट कर रही होती, उसको सब स्टैंडर्ड कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अपने स्टैंडर्ड से जो म्यार था उससे गिरा रही हैं, उसको कंटेमिनेट कर रही। हम बिल्कुल नहीं लगा सकते और हम कभी भी इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं दे सकते, और ना इस चीज़ को कहीं पे रेकमेंड कर सकते हैं और ना इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर कहीं पे ये काम हो रहा हो कि उसको फसलों को जो है वो खालों का या इनका नालों का पानी लगाया जा रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हर तरह की मेटल्स शामिल हो सकती हैं, उसके अंदर हर तरह का कंटेमिनेंट शामिल हो सकता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ना। तो फिर अगर वो वहाँ से उसके अंदर शामिल हैं और वही पानी, वही गंदा पानी अगर खेतों को या फसलों को लगाया गया है, तो इवेंचुअली क्या होना है, वो जो पानी है उसने प्लांट ने एब्जॉर्ब करना ना, तो साथ में वो उसमें से हैवी मेटल्स को, साथ में उनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एब्जॉर्ब करेगा। अव्वल तो वो चीज़ें प्लांट को ही नुकसान पहुंचा देंगी, प्लांट डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन लेट से अगर प्लांट डिस्ट्रॉय नहीं भी हुआ तो प्लांट के अंदर डिपॉजिट तो होगी ना वो चीज़ें, तो उन सब्जियों को, उन फलों को, उन प्लांट्स को खाना किसने? आपने और हमने खाना ना। तो फिर इवेंचुअली वो सारी चीज़ें, वो सारा गंद बला, वो सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो उसके अंदर प्लांट के अंदर डिपॉजिट हुए थे, वो इवेंचुअली आपके अंदर ट्रांसफ़र होंगे। यही रीज़न है आज जो है ना वो तरह तरह के नए नए कैंसर और तरह तरह की नई नई बीमारियां वो चीज़ें शामिल हो रही हैं और वो चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले बेटा बात हो रही थी एरेशन की। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब पानी हासिल किया जाता है ज़मीन से, आपको उस दिन लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उसमें 2 तरह का पानी है, एक सरफेस वाटर है और एक आपका है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कौन सा वाटर है? जो ज़मीन से निकाला जा रहा है, ट्यूबवेल लगा के, कुएं खोद के, बोरिंग करवा के,
ये सारा डोंकी पंप लगवा के ये सारा कुछ करवाया जा रहा है ना, पानी जो नीचे से निकाला जा रहा है ये ग्राउंड वाटर। और सरफेस वाटर कौन सा है? सरफेस वाटर जो है जो आपकी सरफेस पे बह रहा है, यानी कि जैसे कोई नदी है, कोई इस तरह का स्ट्रीम है, कोई झीलें हैं, दरिया हैं, ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो ग्राउंड वाटर निस्बतन साफ़ होता है, ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर की निस्बत साफ़ होता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि हमेशा साफ़ हो या हर जगह से साफ़ पानी निकल आए। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि पहले पानी को, जो भी पानी आपको हासिल हुआ है उसको किया जाता है प्योरीफाई। उसको क्या किया जाता है? प्योरीफाई किया जाता है। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा इसके इस टॉपिक के नेक्स्ट पेज पे एक सिंपल सी डायग्राम बनी हुई है, ऐसे करके आसान सी डायग्राम है, आपने भी ये बना लेनी है इसी तरह से। ये देखें जी, एक पूरा ना ये इंतहाई सिंपल सी डायग्राम बनाई है। बेसिकली तो जब उसमें देखा जाता है ना, एक्चुअल अगर कभी इत्फाक हो आपको, तो वहाँ पर तो बड़े बड़े कंटेनर और बड़े बड़े टैंक और पूरे प्रेशर वाल्व और पाइप्स और हर चीज़ मौजूद होती। तो ओवरऑल आपको अगर आसान ज़ुबान में एक आसान फ़्लो शीट दिखाई जाए तो वो ये बनती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पानी आ रहा है उसको एरेशन करवाई जाती है, उसकी उस पानी की क्या की जाती है? एरेशन करवाई जाती है। होगा क्या, ये मैंने ना अपनी तरफ से कोशिश की है एक पंखा सा बनाने की। तो होता क्या है बेसिकली, वो एक टैंक होगा यूजुअली, या तो इस ज़मीन खोद के टैंक बनाया जाता है या ऊपर ज़मीन के ऊपर एक टैंक बना लिया जाता है। पानी इस टैंक के अंदर आएगा और इस टैंक के अंदर एक सम टाइम क्या होता है, एक पंखा सा लगा होता है। अब वो पंखा क्या कर रहा है, वो पंखा घूम रहा है, वो पंखा ऑन करवाया जाता है। जब वो पंखा ऑन करवाया जाता है तो वो बेसिकली वो क्या करेगा, पानी को काइंड ऑफ स्टिर करेगा, पूरे पानी को यूँ स्टिर करेगा उठा के। स्टिर का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, मूव करवाना, शेक करना। तो बिल्कुल ये वाली सिचुएशन हो जाती है जैसे आप समझ लें कि आप घर में वो उसके अंदर जूसर के अंदर मिल्क शेक बनाते हैं, जैसे आप मिल्क शेक बनाते हैं, वो क्या कर रहा होता है, वो नीचे से घूम रहा होता है और पूरा पानी उसके साथ यूँ घूम रहा होता है। तो उस घूमने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर से एयर पास हो रही थी साथ में। या तो ये तरीका होता है एयर पास करवाने का, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप वैसे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, आप एक्वेरियम के अंदर जो एक छोटा सा पंप लगा दिया करते हैं, वो एक्वेरियम के अंदर लगा हुआ छोटा सा पंप क्या कर रहा है, वो बाहर से हवा को सक कर रहा होता है और पानी के अंदर से वो पंप उसको गुजार रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है ना। तो उससे क्या होता है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार है ना वो पूरी रहती है। ठीक है, वो किसके लिए हमें चाहिए होती है? हमें मछलियों के लिए चाहिए होती है, जो आपने एक्वेरियम के अंदर रखी हुई। बहरहाल अच्छा जी, ये काम हो गया जनाबी अली, आपने यहाँ पे एयर पास करवाई इसके अंदर से। अब एयर पास करवाने से होगा क्या, मिसाल के तौर पे इसके अंदर कोई कंपाउंड है जो कि स्मेलिंग है कंपाउंड, मिसाल के तौर पे जैसा कि लेट्स से H2S अगर गैस हो, बड़ी कॉमन गैस है H2S जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, तो अगर ये मौजूद होगी ना पानी के अंदर तो ये फाउलिंग स्मेल दे रही होगी। इसके अलावा और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेशुमार है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो उसके बाद फिर एक और चीज़ है वॉक्स, VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, याद रखें ये भी, जैसे मैंने याद कराया था ना वो DO, BOD, COD, इसको भी ज़हन में रखें। वॉक्स क्या होते हैं? VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर इसके पानी के अंदर ऐसी जो भी कोई छोटी मोटी चीज़ें मौजूद हैं, जब हवा इसके अंदर से पास करवाई जाएगी तो क्या होगा, हवा पास होगी, क्योंकि रिच ऑक्सीजन है ना, हवा से मुराद है रिच ऑक्सीजन। तो जो भी इसके अंदर कंटेमिनेंट्स होंगे, अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडाइज होके इवेपोरेट हो सकते होंगे, गैशियस फॉर्म में निकल सकते होंगे, तो वो निकल जाएंगे। इसके अंदर से जब पानी प्रेस किया जाएगा, पास करवाया जाएगा यूँ, तो H2S वगैरह, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह, वो सारे इसमें से निकल जाएंगे। क्लियर होगी जी बात? ओके। उसके बाद मिसाल के तौर पे आयरन 2 पड़ा हुआ है इसके अंदर, Fe2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन इसको अगर मिलेगी तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, Fe3 पॉजिटिव बना देगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब जो Fe3 पॉजिटिव है ये इंसॉल्युबल हो जाता है, ये नीचे बैठ जाएगा। सिर्फ हवा पास करवाने से बहुत सारे मसाइल छोटे मोटे जो हैं उनका हल हो जाता है। फिर अगर मिसाल के तौर पे अगर उसमें वाटर में
ऑक्सीजन कम है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था DO की अमाउंट उसमें होनी चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन, इट मस्ट बी अराउंड 4 to 8 ppm, 4 से 8 ppm तक होनी चाहिए इसकी अमाउंट। कितनी होनी चाहिए? 4 से 8 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन कम है तो ये पास करवाने से ये भी पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट चैम्बर में यहाँ पे करवाई जाती है कोएगुलेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब एक तो हो गया आपका जनाब अली एरेशन, दूसरा स्टेप अब आगे हम इसकी तरफ कोएगुलेशन। अच्छा, यहाँ पे ना सम टाइम जब आप एरेशन से कोएगुलेशन करवाने जा रहे हैं ना, तो सम टाइम यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया जाता है जिसके अंदर होता है एक्टिवेटेड चारकोल, यहाँ पे सेंटर में। इससे क्या होगा? एक्टिवेटेड लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि अगर मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी जगह पे, किसी जंगल में आप कोई ट्रैकिंग के लिए या एडवेंचर के लिए इस तरह से गए हुए हैं कहीं पे आप, तो जिसको कहते हैं सर्वाइवल की जो एक जंग होती है, वहाँ पे अगर आपको इत्फाक हुआ कभी ट्रैकिंग पे जाने का, तो अगर वहाँ पे एक मामला बन गया कि आपको खुदा न खास्ता कि पानी साफ़ अवेलेबल नहीं है, तो एक हमारे पास आसान तरीका होता है, वो ये कि आप ये लें कोयला लें, और कोयला साफ़ कोयला यानी कि जो बुझा हुआ कोयला, वो कोयला लें, उसको पीस लें, उसको पीस के आप पानी के ऊपर स्प्रे कर दें। पानी के ऊपर यूँ करके ना, पानी की जो आपकी बॉटल है या जो भी है कंटेनर, उसके अंदर पानी को यूँ उसके ऊपर यूँ स्प्रे कर दें। एक्चुअली तो इस मकसद के लिए जो वर्ड और जो चीज़ यूज़ होती है ना, वो होती है एक्टिवेटेड चारकोल। ये मैं आपको काइंड ऑफ एमरजेंसी सर्वाइवल के केस में बता रहा हूँ। तो वो कोयला या जो एक्टिवेटेड चारकोल है, ये क्या करता है कि इसके अंदर से जो ये काइंड ऑफ एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है। तो इसमें से बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो कलर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मेटल्स जो कलर प्रोड्यूस कर, गैसेस, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल एक अच्छा तरीका है पानी को साफ़ करने का। तो सम टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे दरमियान में एक फ़िल्टर लगा देते हैं जो कि एक्टिवेटेड चारकोल का होता है। पानी इसके अंदर से पास होता है तो मज़ीद फर्दर साफ़ हो जाता है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? कोएगुलेशन। पहला था एरेशन, दूसरा है कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पे यूज़ होना है एलम, इसको आप पोटैश एलम भी कहते हैं, पोटैश एलम या पोटैश एलम, बात एक ही है। पोटैश एलम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पोटेशियम सल्फेट होता है, उसकी वजह से पोटैश एलम कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके अंदर क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था पोटैश एलम जो है ना, या जो एलम है, ये एक काइंड ऑफ पाउडर सा होता है। ये बड़ा कमाल का पाउडर है। ये क्या करता है कि पानी के अंदर आपका जो गदलापन है ना, उसको साफ कर देता है। पानी में जो गदलापन है, जो सस्पेंडेड सॉलिड जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड से मुराद है ऐसे सॉलिड जो कि सस्पेंड हुए हों। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, जैसे आपका दूध है, दूध क्या है? बेसिकली दूध के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। इसी तरह कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं। अच्छा, इसी तरह आप मिसाल के तौर पर आप मट्टी यहाँ से उठाएं थोड़ी सी और पानी में थोड़ी सी डाल दें, आप देखेंगे कि कुछ मिट्टी के जो भारे ज़रात होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे जाके, लेकिन कुछ मिट्टी के ज़रात उसके अंदर सस्पेंड हो जाएंगे और वो पानी को गदला कर देंगे। इसको कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड। इनको रिमूव करने के लिए एलम जो है वो बेस्ट तरीका है। ठीक हो गया। साथ में यहाँ पे एक और चीज़ भी डाली जा सकती है, वो क्या? कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे डाली जा सकती है, इसके थोड़ा सा बाद डाली जा सकती है। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगी? ये वाटर के साथ मिलकर क्या बना देगा? ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, वाटर के साथ मिलेगा और क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्या काम है? कैल्शियम ऑक्साइड इसको वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, बोरेक्स इस्तेमाल होता है इसके लिए, सोडियम जियोलाइट इस्तेमाल होता है इसके लिए। जो भी करना चाहें इसके मुताबिक वो किया जा सकता है। अब क्या होगा कि वाटर में जो हार्डनेस थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ओके जी, इसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाएगा? ये काम चाहें तो आप यहाँ पे नेक्स्ट नए वाले चैम्बर में कर लें, ये वाला काम चाहें तो इसी में लिख दें, बात एक ही है। ओके जनाब अली। अच्छा, यहाँ पे ना समटाइम अब क्या किया जाता है, इसके बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देते हैं।
यहाँ पे एक और फिल्टर लगा दूँ। अब ये फिल्टर क्या करता है जनाब, पीछे से ये सस्पेंडेड सॉलिड जो थे इसके अंदर, ये जब एलम के अंदर साथ मिक्स हुए हैं तो एलम ने उनको हैवी उसमें सॉलिड्स में कन्वर्ट कर दिए। सस्पेंडेड सॉलिड और नीचे जो होते हैं दूसरे सॉलिड, उसको टोटल सॉलिड फिर कहते हैं। तो टोटल सॉलिड जब कन्वर्ट हो गया मतलब कि हैवी हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं ना आके, तो फिर उनको फिल्टर भी तो करना ना। तो फिर हम क्या करते हैं, सम टाइम यहाँ पे एक फिल्टर लगा देते हैं। ठीक हो गया जनाब, ओके। लास्ट में आ जाए, अब आते हैं क्लोरीनेशन। यहाँ पे मामला आता है किसका, क्लोरीनेशन का, जो कि आज का एक्चुअल टॉपिक है। क्लोरीनेशन का मकसद अब क्या है? बात यह है कि जो जनाब आपका पानी है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मेन पानी के अंदर दो चीज़ें जो पानी को कंटेमिनेट कर रही हैं, जो पानी को ख़राब कर रही हैं। क्या क्या? एक तो वो है जो उसका विजुअली ख़राब होना है, देखने में जो ख़राब होना है पानी का, गदलापन हो गया, मट्टी वगैरह हो गई, डस्ट वगैरह हो गई, कलर चेंज हो गया, ऐसी चीज़ें, ये देखने में विजुअल। अभी तक आपने यहाँ तक जो जहमत की है ना, ये फ़िल्टर तक आपने ये उसका जो गदलापन था, जो विजुअली उसमें ख़राब चीज़ें थी, वो निकाली। आपने अभी तक दूसरी चीज़ जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उसको अभी तक आपने ट्रीट नहीं किया। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ट्रीट करने के लिए, जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से मुराद, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे उनसे मुराद मैं पैथोजन लूँगा। पैथोजन क्या होते हैं? जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। परफेक्ट वर्ड इसके लिए अब मैं यूज़ करूँगा पैथोजन। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जिसमें बैक्टीरियाज भी आ जाएंगे, जिसमें वायरसेस भी आ जाएंगे, जिसमें फंगस भी आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? अब हम पैथोजेंस को क्लियर करने के लिए, इसको किल करने के लिए क्लोरीनेशन करवाते हैं। क्लोरीनेशन बेटा सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बेटर तरीका है क्लोरीनेशन पानी को साफ़ करने के लिए, इसको किल करने के लिए, पैथोजेंस को किल करने के लिए। आसान तरीका क्या है इसमें? ये देखिए, बड़ी सिंपल सी बात। अच्छा, मैं डायग्राम वॉश कर रहा हूँ, क्लीन कर रहा हूँ, हो गया ना सारा क्लियर। अब सिर्फ लास्ट इस टॉपिक की बात होगी जो है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में ना बड़ा आसान तरीका वो ये है कि आप क्लोरीन गैस लें। आपको याद है जब हमने वो पढ़ा था, क्या नाम है उसका, नेल्सन सेल और डाउन सेल, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन का एक बड़ा रिच इस्तेमाल है, और वो इस्तेमाल है इसका फॉर द किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस लेते हैं, क्लोरीन गैस को वाटर के साथ मिलाया जाता है, ये बनाता है HOCl। इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। सारा जो कमाल है ना वो HOCl का है। ये HOCl क्या करता है? अगर ये वाटर में मौजूद हो ना, और उसी वाटर में कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई वायरसेस, जैसे आपको अगर याद हो तो बैक्टीरिया की शक्ल कुछ इस तरह की हुआ करती है ना, बैक्टीरिया या जो सूडोपोडिया और वो सारे आपके बायो वाले मामलात। अच्छा जी, ये आपको पता है कि हर बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है यूं। ये HOCl का क्या कमाल है कि ये इस जो ये है, क्या नाम है इसका, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें से परकुलेट करके ये अंदर जा सकता है। ये इसमें से परकुलेट करके, इसमें से उसमें से गुजर के जाके, उसमें से पास होके इसमें से अंदर जा सकता है। इसका ये कमाल है HOCl का। वायरसेस और बैक्टीरियाज, बायो वाले बच्चों को ख़ास तौर पर पता होगा, इनके अंदर मुदाफ़ती निज़ाम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। इनकी मुदाफ़त का जो निज़ाम है ना, वो कमाल एक ही होता है। वो क्या? इनका आउटर शेल, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, बस। अंदर जाके इनके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ का नॉर्मली कोई निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर हम इसके जो
सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो वॉल है, इसके अंदर से घुस जाते हैं ना, इसके अंदर एंटर हो जाते हैं, तो हमारा काम हो जाता है, हम जाके इसको किल कर सकते हैं। तो HOCl यही काम करता है। क्लियर होगी बात। हाइपोक्लोरस एसिड। अच्छा, अब हमने हाइपोक्लोरस एसिड को बनाया कैसे? हमने बनाया इसको क्लोरीन और वाटर के साथ रिएक्शन करके, लेकिन अब क्लोरीन को हैंडल करना इटसेल्फ एक मसला है। क्लोरीन इज अ गैस, और क्लोरीन एक टॉक्सिक गैस है। अगर खुदा न खास्ता किसी जगह पे क्लोरीन लीक हो जाए तो उसमें डेथ्स हो सकती हैं। क्लोरीन को हैंडल करना एक मुश्किल काम है। का आप सिलेंडर लेके जाएं, आप जनाब ट्रकों में भर भर के सिलेंडर लेके जाएं और जाके क्लोरीनेशन करवा रहे हो, फिर खुदा न खास्ता वहाँ कोई लीकेज हो जाए, ऐसा कोई मसला हो जाए, तो वो नया एक प्रॉब्लम। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन पास करवाते हैं। समझ आ गई बात? और ये बनाता है NaOCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्चुअली HOCl को कैरी करना या इसको HOCl को एज सच सेव करना ये भी मुमकिन नहीं होता। HOCl डिकम्पोज हो जाता है खुद से। अब मसला वही आ गया ना, क्लोरीन को भी नहीं सेव किया जा सकता, HOCl को भी नहीं किया जा सकता, तो चाहिए हमें क्या मिली? हमें तो चाहिए HOCl चाहिए। तो HOCl खुद भी नहीं सेव हो सकता, क्लोरीन को कैरी करना वो मुश्किल है। फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड में। इसी तरह आप आगे जाके पढ़ेंगे, हम ब्लीचिंग पाउडर के भी बना सकते हैं, ये भी बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे इसको, अब जो हमने शुरू करना है नेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, अब NaOCl है ना मिसाल के तौर पे, ये जब जाएगा, इसको जब मैं जाके वाटर में मिक्स करूंगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा जनाब अली HOCl और साथ में NaOH। मुझे मिल गया ना काम। मुझे मेन काम की क्या चीज़ थी? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। मुझे मेन चीज़ चाहिए थी ये वाली। तो HOCl जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, NaOCl को, ऑक्सीक्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ये HOH है ना, H और OH, तो ये बना देगा जनाब अली OCl, इसमें से हो जाता है सेपरेट, ये हो गया सेपरेट, और H इसके साथ मिल गया OCl के साथ, यूं HOCl, और पीछे बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे काम की चीज़ निकल आई बीच में से, HOCl। ये करते हैं हम। ओके जी, पेज नंबर जनाब अली क्या नाम है, 316 पे देखें। ठीक है, ये भी हो गया, ठीक हो गया, क्लियर होगी सारी बात। HOCl अच्छा, इसमें जब क्लोरीन वाटर के साथ मिलती है, HOCl साथ में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव उसने लिखा हुआ। ये बेसिकली HCl ही बना है, लेकिन HCl ये बना है, लेकिन इसको H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग में इसलिए लिख देते हैं कि HCl एक्वस फॉर्म में मौजूद है ना, पानी के अंदर ही मौजूद है ना, तो पानी के अंदर जब मौजूद होता है ये कभी भी HCl की फॉर्म में भी नहीं रह सकता, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देता है। बहरहाल उसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न H और Cl के साथ है। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक बात? ओके। उसके बाद अब जैसे कुछ चीज़ों के फ़ायदे हैं, ऐसे ही कुछ चीज़ों के मसाइल भी हैं। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर का फ़ायदा है, आसान है, सस्ती है, सबसे बड़ी बात सस्ती पड़ती है। आपने देखा होगा कि ये जो आपके हैं, क्या नाम है इनका, स्विमिंग पूल्स, अगर आपको इत्फाक हो तो स्विमिंग पूल वगैरह हो गए, इसी तरह जैसे लाहौर में सोजो और पहले स्काईलैंड वाटर पार्क वगैरह और इस तरह थे, ये सारे वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, NaOCl इस्तेमाल करते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज़ करते हैं इस काम के लिए। तो वो इसीलिए कि बेसिकली सस्ती पड़ती है और आसान है। लेकिन अब इसके साथ कुछ मसाइल भी एसोसिएटेड हैं। क्या? ये पेज नंबर 316 पे डायग्राम के जो नीचे लिखा हुआ है ना, अब ये मैं उस पैराग्राफ पे हूँ। आप इसको अलग से भी कह सकते हैं, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछता है तो उसमें भी आप इसको बताएंगे, और वो क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरीनेशन। मसले क्या हैं? तो
देखें पानी जो पीछे से आ रहा है उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसको आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड भी हो सकते हैं। लेट्स से अगर उस पानी में अमोनिया मौजूद है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है ना अमोनिया, अगर ये इसके अंदर मौजूद है तो हमारे लिए मसला है। क्यों? ये क्लोरीन के साथ मिलके NH3, अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? NH3 ये होता है ना। ये क्लोरीन के साथ मिलके या HOCl के साथ मिलके, जिसके साथ भी मिलके, ये क्या करती है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव, एक Cl ऐड, उसके बाद एक हाइड्रोजन रिमूव, एक Cl ऐड, उसके बाद एक हाइड्रोजन रिमूव, एक Cl ऐड। ये डिफरेंट अमाइंस के कंपाउंड बना देते हैं। अब देखें ज़रा, अब अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो ये भी तो मुमकिन है कि NH2Cl बन जाए, ये भी मुमकिन है कि ये NHCl बन जाए, Cl2, और ये भी मुमकिन है कि तीसरा हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा है, तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बना दे। क्या बना दे? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। अब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है ये अच्छा खासा मसला है। एक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग आई इरिटेंट है। ये स्ट्रॉन्ग आई इरिटेंट है, आंखों में जलन कॉज करता है। मसला हो गया एक। हाँ, अगर आप सॉल्यूशन की, इस पानी की पीएच को बेसिक कर दें तो फिर इस बात से बचा जा सकता है। अगर हम इस सॉल्यूशन को बेसिक बना दें तो फिर ये रिएक्शन नहीं होता और हम NCl3 से, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड से फिर बच सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके जी। अच्छा, इसमें बेटा एक छोटी सी आपने करेक्शन भी करनी है। पेज नंबर 316 पे जो फिगर बनी हुई है, इस फिगर के नीचे जो पहला पैराग्राफ है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरीनेशन वाला, उसकी लास्ट लाइन में देखें विच क्या है, विद डिजॉल्व अमोनिया टू फॉर्म क्लोरामाइंस। क्लोरामाइन, ये इनको क्लोरामाइंस बोलते हैं, क्लोरामाइंस। इसका जो पहला H2Cl इसने गलत लिखा हुआ, ये H2Cl नहीं, ये NH2Cl है। ठीक हो गया? इसको करेक्शन कर लें अगर किसी की बुक में ये गलती है, मेरे पास ये है गलती। NH2Cl है, NH2Cl, NHCl2, NCl3, ये सारे क्लोरामाइंस कहलाते हैं। क्लोरामाइन से मुराद है ऐसे कंपाउंड जिनमें क्लोरीन भी है और अमाइन भी है, यानी नाइट्रोजन भी है, तो क्लोरामाइन को कहते हैं। स्पेसिफिकली इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसमें और पढ़ना है लेकिन आज नहीं हो सकेगा, आज वक्त ख़त्म हो गया। आप इसको यहाँ तक रखें, इस इक्वेशन तक, NCl3 तक, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करके हम साथ बात को आगे चला देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर शॉर्ट क्वेश्चन भी दे सकता है। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर पूरा ना दे, वो सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन कह दे कि जी क्लोरीनेशन ऑफ वाटर डिस्कस करें, तो इस हवाले से भी इसको जहन में रखना आपने। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? पूरा एक तो आपका ओवरव्यू हो गया, जो लास्ट लेक्चर था वो डिस्कस हो गया। उसके बाद जब क्लोरीन ऐड करवाई जाती है तो वो HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड कंपाउंड बनाती है, विच कैन पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द बैक्टीरियाज एंड द वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस जो भी हों, तो उसमें से उनको अंदर एंटर होकर उसको किल कर सकती है। तो इस लिहाज से पोटेंशियली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है टू यूज़ देम टू किल द पैथोजेंस। यहाँ तक रखें इसको, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।